Hello everyone. Today we will going to discuss topic reference to the High Court. रेफरेंस टू द हाई कोर्ट जो है वो सेक्शन 113 में दिया गया है और इसका प्रोसीजर जो है ऑर्डर 46 में है। तो हम सेक्शन 113 और ऑर्डर 46 दोनों साथ में करेंगे। उसका प्रोसीजर है 113 में उसका सब्सटेंटिव लॉ है और 46 में उसका प्रोसीजरल लॉ है। हम दोनों साथ ही कवर अप करेंगे। अगर आपको पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दोनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। सेक्शन 113 रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, इसकी बेयर लैंग्वेज देखते हैं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी कोर्ट में स्टेट अ केस, मतलब कि जो कंडीशंस और लिमिटेशंस प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 113 में और ऑर्डर 46 में सॉरी, उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट, ट्रायल कोर्ट भी हो सकती है, वो एग्जीक्यूशन जो कर रही है कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी हो सकती है जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है, कोई भी कोर्ट रेफरेंस कर सकती है हाई कोर्ट को केस। एनी कोर्ट में स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की डिस्क्रिशन है, हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट। रेफरेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई ऐसा लॉ का पॉइंट ट्रायल कोर्ट के आगे या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के आगे, कोई भी कोर्ट के आगे कोई लॉ का पॉइंट ऐसा आया जिसके ऊपर ना तो कोई एक्ट है, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई ऑर्डिनेंस है, या कोई ऐसा लॉ है जो देखने में तो लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बट अभी तक उसको ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, ना कोई इसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट है। तो इन केसेस में कोर्ट है जो वो रेफर कर सकती है क्वेश्चन बना के हाई कोर्ट को कि काइंडली आप इसके ऊपर डिसाइड कर दें। आगे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट, कौन सी कोर्ट, जो कोर्ट रेफरेंस भेज रही है, ये कोर्ट जो है जो रेफरेंस भेज रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एन एक्ट। मतलब कि जो कोर्ट रेफरेंस बना के भेज रही है, मतलब कि या तो वो ट्रायल कोर्ट होगी या वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी या अदर कोर्ट होगी, हाई कोर्ट से सुबॉर्डिनेट कोर्ट होगी, जिसके पास डिक्लेयर करने की पावर नहीं है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, क्योंकि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो जो कोर्ट रेफरेंस भेज रही है वो सेटिस्फाइड है, उसको लग रहा है कि जो ये एक्ट इन क्वेश्चन है या कोई उस एक्ट की प्रोविजन इन क्वेश्चन है या ऑर्डिनेंस है जो वो इन क्वेश्चन है या कोई रेगुलेशन है वो इन क्वेश्चन है कि ये वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग उसके मन में डाउट है, वैलिडिटी के रिगार्डिंग उसके मन में डाउट है, देन आगे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, और जिस प्रोविजन के रिगार्डिंग डाउट है वो नेसेसरी है केस के डिसीजन के लिए। सपोज करो एक सेक्शन है, सपोज करते हैं ये सेक्शन है, एक सेक्शन नंबर 13 है कोई किसी एक्ट का, इस सेक्शन के बेसिस पे कोर्ट ने केस डिसाइड करना है एंड द कोर्ट थिंक्स दैट दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वैलिड नहीं है, या दिस सेक्शन इज नॉट वैलिड, और डिसीजन इसी सेक्शन के बेसिस पे होना है। देन द कोर्ट विल डू, कोर्ट क्या देखेगी, सबसे पहले कोर्ट देखेगी कि इसके ऊपर कोई जजमेंट है जिसके साथ इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया हो या इनवैलिड डिक्लेयर किया गया हो, या कुछ ऐसी प्रोविजन है जिसके साथ इसको चेंज किया गया हो। नहीं है, अभी तक ये ऐसे का ऐसे ही है, एनफोर्स्ड है, बट कोर्ट को लग रहा है कि ये एक्ट या सेक्शन इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट इसके रिगार्डिंग एक रेफरेंस बना के हाई कोर्ट को भेजेगी कि आप इसके ऊपर डिसाइड कर दो जी, कि पहले ये डिसाइड कर दो कि वेदर इट इज़ अ वैलिड और नॉट। अगर नहीं वैलिड है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करूं, अगर वैलिड है
तो मैं उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करूं। तो ये है रेफरेंस। आगे कहते हैं वो रेगुलेशन द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन और प्रोविजन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव but has not been so declared by the High Court to which that court is subordinate or by the Supreme Court, the court shall state a case setting out its opinion and the reasons therefore and refer the same for the opinion of the High Court। मतलब कि कोर्ट को जब लगेगा कि ये प्रोविजन या एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन इनवैलिड है और इसके बेसिस पे ही केस डिसाइड होना है, तो कोर्ट अपना रेफरेंस भेज देगी हाई कोर्ट को कि आप इसके ऊपर डिसाइड करो, प्रोवाइडेड वो प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट जो भी है वो अभी तक हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है इनवैलिड, अभी तक नहीं किया है, तो वो रेफरेंस बना के भेज देगी। आगे कहते हैं एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन रेगुलेशन मीन्स एनी रेगुलेशन ऑफ द बंगाल बॉम्बे, जस्ट इट्स एन एक्सप्लेनेशन कि रेगुलेशन क्या है, कि रेगुलेशन ऑफ द बंगाल बॉम्बे और मद्रास कोड और रेगुलेशन एज डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और इन जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ अ स्टेट, रेगुलेशन में ये सब कवर होंगे। आगे हम चलते हैं ऑर्डर 46 के ऊपर। Order 46 deals with reference. Reference of a question to High Court, where before or on the hearing of a suit or an appeal in which the decree is not subject to appeal। मतलब कि where before or on the hearing of a suit or an appeal, मतलब कि लोअर कोर्ट में सूट चल रहा है, उसकी हेयरिंग चल रही है या उससे पहले या अपील की हेयरिंग चल रही है, इन विच द डिक्री इज़ नॉट सब्जेक्ट टू अपील, कि जो डिक्री पास होगी उसके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल हो सकती, और वेयर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिक्री, मतलब कि जो डिक्री पास होगी वो अपील में नहीं जा सकती, या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री एनी क्वेश्चन ऑफ अ लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ अराइजेज ऑन विच द कोर्ट ट्राइंग द सूट और अपील और एग्जीक्यूटिंग द डिक्री entertains reasonable doubt, the court may either of its own motion or on the application of any of the parties draw up a statement of the fact of the case and the point on which the doubt is entertained and refers a statement with its own opinion on the point for the decision of the High Court। मतलब कि जब ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द सूट या अपील या डिक्री की एग्जीक्यूशन के टाइम कोर्ट को लगता है, कोई रीजनेबल डाउट होता है, या जो पार्टीज हैं सूट की या एग्जीक्यूशन की वो अपनी एप्लीकेशन लगा करके कोई पॉइंट रेज करती हैं विद रिगार्ड टू द वैलिडिटी ऑफ दैट पॉइंट, ये वैलिड है या इनवैलिड है, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उस पॉइंट को डिक्लेयर नहीं किया है, इन दैट केस जो कोर्ट होगी, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हो, वो क्वेश्चन बना करके हाई कोर्ट को रेफर करेगी। जब वो क्वेश्चन बनाएगी तो उसमें अपनी ओपिनियन साथ बताएगी कोर्ट को कि मेरी ओपिनियन ये है कि इन पॉइंट्स के ऊपर बाय दीज गोइंग थ्रू दीज फैक्ट मेरी ओपिनियन ये है। जो कोर्ट क्वेश्चन बना करके भेजेगी वो अपनी ओपिनियन साथ में भेजेगी। नो डाउट उस ओपिनियन से हाई कोर्ट बाउंड नहीं है, बट वो अपनी ओपिनियन साथ में देगी। कोर्ट में पास डिक्री कॉन्टिजेंट अपॉन डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कि सपोज करो कि एक पॉइंट उठा कि जो कि वैलिड है या इनवैलिड है, उसका क्वेश्चन है, कोर्ट ने रेफरेंस बना के भेज दिया हाई कोर्ट को, पर हाई कोर्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो कोर्ट अपना ट्रायल ख़त्म करके उस केस का कॉन्टिजेंट डिक्री पास कर सकती है। कॉन्टिजेंस मीन्स
जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उस पॉइंट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली डिक्री डिसाइड होगी। अगर तो सपोज करो कि एक प्रोविजन है, एक पार्टी बोल रही है जी वैलिड है, दूसरी बोल रही है इनवैलिड है, तो कोर्ट ने उसका रेफरेंस बना करके हाई कोर्ट को भेज दिया एंड ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया साथ में कि ये प्रोविजन वैलिड है और उसके अकॉर्डिंगली डिक्री पास कर दी। इस केस में वो कॉन्टीजेंट डिक्री पास करेगी कि जो रेफरेंस का डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये डिक्री रिवर्स और मॉडिफाई हो सकती है। अगर तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ ये प्रोविजन वैलिड है, तो डिक्री वैसी की वैसी रह जाएगी। अगर हाई कोर्ट ने रेफरेंस में बोल दिया कि ये डिक्री और सॉरी ये प्रोविजन इनवैलिड है, तो कोर्ट उस डिक्री को रिवर्स कर देगी, तो वो कॉन्टीजेंट डिक्री होगी कि डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन अ रेफरेंस केस द कोर्ट में आइदर स्टे द प्रोसीडिंग्स, या तो कोर्ट के पास प्रोविजन है कि वो ट्रायल ना करे, डिक्री कॉन्टीजेंट डिक्री ना पास करे, रेफरेंस भेजे और केस को स्टे कर दे कि जब तक रेफरेंस का डिसीजन नहीं आता मैं कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं करूंगा। कोर्ट ये बोल सकती है, तो उसमें स्टे कर सकती है और प्रोसीड इन द केस, ये आगे चल सकती है नॉट विथ स्टैंडिंग सच रेफरेंस एंड मे पास अ डिक्री और मेक एन ऑर्डर कॉन्टीजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर्ड। मतलब कि कोर्ट कॉन्टीजेंट डिक्री पास कर देगी विद रिगार्ड टू द पॉइंट जो रेफर किया है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली डिक्री मॉडिफाई हो जाएगी। बट नो डिक्री और सॉरी आगे कहते हैं बट नो डिक्री और ऑर्डर shall be executed in any case in which such reference is made until the receipt of a copy of the judgment of the High Court upon the reference। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोर्ट ने कॉन्टीजेंट डिक्री पास कर दी और अभी तक हाई कोर्ट का रेफरेंस में डिसीजन नहीं आता, तो जो वो डिक्री या ऑर्डर है जो भी कॉन्टीजेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक वो हाई कोर्ट अपना रेफरेंस केस को डिसाइड करके उसकी कॉपी ना भेज दे जजमेंट की, तो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। आगे जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट टू बी ट्रांसमिटेड एंड केस डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज इफ दे अपीयर एंड डिजायर टू बी हर्ड शैल डिसाइड द पॉइंट सो रेफर्ड। मतलब कि हाई कोर्ट के पास तो रेफरेंस भेज दिया लोअर कोर्ट ने, उसमें वो पार्टीज भी मेंशन करेगा कि इस केस में है, इस केस में ये पॉइंट राइज हुआ है, ये पार्टीज हैं, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, दोनों पार्टीज को सुन सकती है जब वो पार्टीज चाहें कि हमें सुना जाए। शैल डिसाइड द पॉइंट सो रेफर्ड एंड शैल ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट अंडर द सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार टू द कोर्ट बाय विच द रेफरेंस वॉज मेड एंड सच कोर्ट शैल ऑन द रिसिप्ट देयर ऑफ प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द केस इन कन्फर्मेटी विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब कि कोर्ट पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड कर देगी और जो जजमेंट की कॉपी होगी रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के अंडर जिस कोर्ट ने रेफरेंस भेजा था उसके पास भेज दी जाएगी और जो डिसीजन होगा हाई कोर्ट का उसके अकॉर्डिंगली निचली कोर्ट अपना डिसीजन दे देगी, डिसाइड कर देगी उस केस को। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, कि जो रेफरेंस कोर्ट को गया है हाई कोर्ट को उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। द कॉस्ट इफ एनी consequent on a reference for the decision of the high court shall be cost in the case, कि जो ट्रायल कोर्ट में या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जो कॉस्ट होगी केस की वही रेफरेंस की कॉस्ट होगी, उसी मतलब कि उसी कॉस्ट में रेफरेंस की कॉस्ट को ऐड कर दिया जाएगा। तो जो ट्रायल कोर्ट जिस पार्टी के ऊपर कॉस्ट डालेगी वही रेफरेंस की कॉस्ट भी पे करेगा। रेफरेंस टू हाई कोर्ट अंडर प्रोविजन टू सेक्शन 113। The provision of Rule 2, 3 and 4 shall apply to reference by the court under the provision of section 113 as they apply to reference under Rule 1। मतलब कि जो Rule 2, 3 and 4 की provisions हैं इस ऑर्डर की, वो अगर रेफरेंस 113 में भी किया जाता है तो वो भी एप्लीकेबल होंगी as they apply to the provisions of Rule 1। मतलब कि
जो 234 जैसे रूल 1 के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वैसे ही 113 सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई होंगे। पावर टू अल्टर एटसेट्रा डिक्री ऑफ अ कोर्ट मेकिंग रेफरेंस वेयर केस इज रेफर टू द हाई कोर्ट अंडर रूल और अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 113। ये दो जगह इसलिए बोला है कि हमें पीछे सेक्शंस दिए गए हैं और आगे हमारे पास ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं। तो इन अगर तो क्वेश्चन अराइज होता है विद रिगार्ड टू सेक्शंस तो रेफरेंस जाएगा 113 में। अगर जाता है कि रूल्स के रिगार्डिंग तो रेफरेंस जाता है ऑर्डर 46 रूल 1 में। इसके अकॉर्डिंगली वेयर अ केस इज रेफर टू हाई कोर्ट अंडर रूल और अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, अंडर रूल मतलब अंडर 46 रूल 1 के अंडर रेफरेंस जा रहा है या अंडर सेक्शन 113, द हाई कोर्ट मे रिटर्न द केस फॉर द अमेंडमेंट एंड मे अल्टर, कैंसल और सेट असाइड any decree or order which the court making the references passed or made in the case out of which the reference arose and make such order as it thinks fit। कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर निचली कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री पास की है तो रेफरेंस डिसाइड करते हुए उस डिक्री और ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, रिवर्स कर सकती है या कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो हाई कोर्ट को ठीक लगे। आगे है पावर टू रेफर हाई कोर्ट क्वेश्चन एज टू जुरिस्डिक्शन इन स्मॉल कॉजेज वेयर एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट अ कोर्ट इन विच अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड डाउट्स whether the suit is cognizable by a court of small causes or is not so cognizable, it may submit the record to the High Court with the statement of its reasons for the doubt as to the nature of the suit। मतलब कि अगर किसी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और जजमेंट पास करने से पहले उस कोर्ट के माइंड में डाउट होता है कि वेदर जो ये सूट है ये कॉग्निजेबल है बाय द स्मॉल कॉजेज कोर्ट और कॉग्निजेबल नहीं है बाय द स्मॉल कॉजेज कोर्ट, तो वो सारा रिकॉर्ड सबमिट करेगी हाई कोर्ट को विद स्टेटमेंट। वो अपनी स्टेटमेंट देगी कि उसको डाउट क्यों अराइज हो रहा है। ऑन रिसीविंग द रिकॉर्ड एंड द स्टेटमेंट the High Court may order the court either to proceed with the suit or to return the plaint for presentation to such other court as it may in its order declare to be competent to take cognizance of the suit। मतलब कि जब रिकॉर्ड चला गया तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि जिस कोर्ट ने उसको भेजा है, केस रेफर किया है, कि वो कोर्ट आगे ट्रायल करेगी कि नहीं करेगी। अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के पास तो हाई कोर्ट बताएगी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी है जिसके आगे ये केस फाइल किया जाए और वो कॉग्निजेंस ले सकती है। पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सबमिट फॉर रिवीजन प्रोसीडिंग्स हैड अंडर मिस्टेकन एज टू जुरिस्डिक्शन इन स्मॉल कॉजेज वेयर इट अपीयर्स टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट अ कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू हैज बाय रीजंस ऑफ erroneously holding a suit to be cognizable by a court of small causes or not to be so cognizable, fail to exercise a jurisdiction vested in it by law or exercised a jurisdiction not so vested, the district court may and if required by a party shall submit the record to the High Court with a statement of its reasons for considering the opinion of the subordinate court with respect to the nature of the suit to be erroneous। मतलब क्या कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई रिवीजन चली गई विद रिगार्ड टू द फैक्ट दैट कि जो निचली कोर्ट है उसने एरोनियसली हेल्ड कर दिया है कि दिस सूट इज कॉग्निजेबल बाय अ स्मॉल कॉजेज कोर्ट, या उसने बोल दिया कि दिस सूट इज नॉट कॉग्निजेबल बाय द स्मॉल कॉजेज कोर्ट, या उसको लग रहा है कि इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लग रहा है कि इसने अपनी जुरिस्डिक्शन को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया है, इन दैट केस वो अपना क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबमिट कर सकती है हाई कोर्ट को फॉर कंसिडरिंग द ओपिनियन ऑफ द लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को रेफर कर सकती है कि आप कंसिडर कीजिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की ओपिनियन है, किसने बोल दिया कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन है बीइंग एज ए स्मॉल कॉजेज कोर्ट, या मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है बीइंग एज ए स्मॉल कॉजेज कोर्ट। ऑन रिसीविंग द रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट। जो हाई कोर्ट को ऑर्डर ठीक लगेगा उसमें वो ऑर्डर पास कर देगी। विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू डिक्री
इन एनी केस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट अंडर दिस रूल, द हाई कोर्ट मे मेक such order as in the circumstance appears to it be just and proper with respect to any proceeding subsequent to the decree in any case submitted to the high court। कि मतलब कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हाई कोर्ट के पास आफ्टर डिक्री हैं गई, विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू डिक्री इन एनी केस, कि डिक्री पास होने के बाद हाई कोर्ट के पास केस रेफर हुआ है, हाई कोर्ट को सबमिट हुआ है अंडर दिस रूल, द हाई कोर्ट के पास देन हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती हैं जो उसको सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली जस्ट एंड रीजनेबल लगेगा। अ कोर्ट सबॉर्डिनेट टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल कंप्लाई विथ एनी रिक्वेजिशन विच द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे मेक फॉर एनी रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। कि जो कोर्ट है सबॉर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो कंप्लाई करेगी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी है या रिक्वेजिशन इशू की है या डायरेक्शन दी है कि आप इसके रिगार्डिंग ऐसे करके रिकॉर्ड बनाओ या इंफॉर्मेशन दो फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस रेफर हो गया, देयर आफ्टर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने गलत तरीके से बोला कि मैं अपना स्मॉल कॉजेज कोर्ट का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डायरेक्शन देगी कि आप लोअर कोर्ट को कि ऐसे करके आप अपना रिकॉर्ड बनाओ या इन्फॉर्मेशन दो, तो लोअर कोर्ट वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अब आगे आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है रेफरेंस का, जो सेक्शन 113 है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अंडर 113 इज to enable the subordinate court to obtain in non-appealable cases the opinion of the High Court in advance on which question of law and thereby to avoid the commission of error which could not be remedied later on। मतलब कि ड्यूरिंग द ट्रायल एक ऐसा क्वेश्चन राइज हो गया और कोर्ट को लग रहा है कि ये केस में जो डिक्री पास होगी वो नॉन अपीलेबल है। सपोज करो कि डिक्री 2000 रुपये की पास होनी है, उसकी तो अपील फाइल होनी ही नहीं। तो उस केस में कोर्ट को लगता है कि इसमें क्वेश्चन जो इन्वॉल्व है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ पर वो इनवैलिड है, जो लॉ पॉइंट है वो इनवैलिड है और डिक्री नॉन अपीलेबल है, तो उसको प्रायरली रेमेडी के यूज करने के लिए कि गलत डिसीजन ना आए, कोर्ट अपना रेफरेंस कर देती है हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट अपना ओपिनियन दे दे तो उसके अकॉर्डिंगली ठीक डिसीजन दिया जा सके। आगे है ऑर्डर 46 प्रिस्क्राइब्स दैट सबॉर्डिनेट कोर्ट कैन मेक रेफरेंस आइदर सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। मतलब कि ऑर्डर 46 में हाई कोर्ट को रेफरेंस कोर्ट कर सकती हैं या पार्टीज कर सकती हैं, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो ट्रिब्यूनल है कोर्ट कर सकती है, ट्राइब्यूनल रेफरेंस नहीं कर सकती है। ट्राइब्यूनल कैन नॉट मेक अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। अब आती है बेसिकली, आप एक चीज़ कर लें, जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो उसमें कंडीशंस तो लिखनी पड़ेंगी आपको रेफरेंस की क्या है। पहली कंडीशन क्या है, देयर अराइजेज अ क्वेश्चन ऑफ अ लॉ इन एनी सूट अपील और एग्जीक्यूशन फ्रॉम विच नो अपील लाइज। कि जो लॉ का पॉइंट अराइज हुआ है उस सूट अपील या एग्जीक्यूशन में हुआ है जिसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती है। सेकेंड थिंग, देयर इज अ रीजनेबल डाउट ऑन सच क्वेश्चन, कि जो कोर्ट है या पार्टी है उसको रीजनेबल डाउट हो रहा है कि वेदर ये वैलिड है या इनवैलिड है। द कोर्ट ड्रॉज अप अ स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस एंड द पॉइंट ऑन विच डाउट इज एंटरटेन्ड। कि कोर्ट अपनी स्टेटमेंट बनाएगी, उसमें रीजंस भी देगी, फैक्ट्स भी देगी और पॉइंट भी बताएगी कि जिसके ऊपर उसको डाउट हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस। द कोर्ट एक्सप्रेस इट्स ओन ओपिनियन ऑन दैट पॉइंट। और कोर्ट अपना क्या कहते हैं, वो अपना ओपिनियन देगी कि मेरा ओपिनियन में ये है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, किस वजह से वैलिड या इनवैलिड है, वो अपना ओपिनियन देगी। नो डाउट हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय दैट ओपिनियन। वन थिंग मोर कि सेक्शन 113 में और ऑर्डर 46 में जो रेफरेंस होगा हाई कोर्ट को, दैट शैल बी मेड बिफोर द पासिंग ऑफ द जजमेंट। जजमेंट पास करने से पहले ट्रायल कोर्ट या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भेजेगी। इसके साथ हमारा रेफरेंस खत्म होता है। थैंक यू।